चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने सोप एंड डिटर्जेंट का डिफरेंस बिटवीन देखा था, राइट, कि सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। और ऑल्सो वी सॉ डिटर्जेंट्स कि डिटर्जेंट्स आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एक एग्जांपल भी लिखा था हमने। बाकी हमने देखा था कि स्ट्रक्चर वाइज सोप और डिटर्जेंट एक जैसे हैं, दोनों के पास एक नॉन पोलर टेल है जो कि हाइड्रोफोबिक है, और दोनों के पास एक पोलर टेल है, पोलर हेड है जो हाइड्रोफिलिक है, जो पानी से अट्रैक्टेड रहेगा, और एक जो है वो ऑयल से अट्रैक्टेड रहेगा, पानी से दूर रहेगा। ठीक है, और उसी के कारण उसका क्लींजिंग एक्शन होता है। ठीक है, तो आज हमें करना उनका क्लींजिंग एक्शन। हेडिंग डाल चुके हैं, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। दोनों का क्लींजिंग एक्शन सेम है ना, सेम मेथड से दोनों को हम यूज कर सकते हैं क्लीनिंग पर्पस के लिए। तो चलिए लिखेंगे इसका क्लींजिंग एक्शन। मैंने लास्ट क्लास में समझाया भी था कि कैसे क्लीन करेगा, वो मिसेल फॉर्मेशन होगा, है ना, एंड क्लीन हो जाएगा। हाँ लिखेंगे इसमें, द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स the cleansing action of soaps and detergents follows the same principle, follows the same principle, follows the same principle. Full stop. Both consist of two parts, both consist of two parts, both consist of two parts. ए और बी करके लिखेंगे, ए में लिखेगा नॉन पोलर पार्ट, नॉन पोलर पार्ट, नॉन पोलर पार्ट which is water repelling, which is water repelling या हाइड्रोफोबिक भी बोल सकते हैं। so is insoluble in, so is insoluble in water, so is insoluble in water but soluble in oil, but soluble in oil, but soluble in oil। और हमारे जो डर्ट है ये सब ऑयली नेचर के होते हैं। ठीक है, और सेकेंड पार्ट लिखना, पोलर पार्ट, ब्रैकेट में आयनिक पार्ट भी लिख सकते हैं उसको, आयनिक पार्ट, विच इज ये वाटर रिपेलिंग है तो वो वाटर अट्रैक्टिंग होगा, विच इज वाटर अट्रैक्टिंग, विच इज वाटर अट्रैक्टिंग, so is soluble in water, so is soluble in water but insoluble in, but insoluble in oil और ग्रीस। यहां भी ऑयल और ग्रीस लिख सकते हैं दोनों, है ना, दोनों ही ऑयली नेचर के ही होते हैं। डस्ट डर्ट भी आपका सब ऑयली नेचर का होता है। ठीक है, तो एक नीचे एक एग्जांपल दोनों का देंगे। एक हमने डिटर्जेंट सोप बनाया था, कौन सा, C15H31 COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ऐसा कुछ था, जिसमें ये आपका जो नॉन पोलर आपको टेल दिख रहा है दैट इज हाइड्रोफोबिक, और ये आयनिक हेड इज हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो ये सोप हो गया। और जो डिटर्जेंट हमने कल एक बनाया था वो क्या था, C12H25, फिर बीच में था C6H4, फिर आया था आपका SO3
Na, तो SO3 आपका नेगेटिव हो जाएगा, SO3 आपका नेगेटिव हो जाएगा और Na आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके पास भी एक नॉन पोलर टेल है, नॉन पोलर टेल है एंड पोलर हेड है, पोलर हेड है। Na पॉजिटिव तो निकल जाएगा ना पानी में जाने के बाद, डिसोसिएट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यही वाला पार्ट, ये है आपका पोलर हेड और यहां पे वो पोलर हेड है ये। ठीक है, और ये आपके नॉन पोलर टेल्स। ठीक है, और इसको सिंप्लिसिटी के लिए हमने, हाँ अच्छा ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए इसको अपन कैसे बना देते हैं, ऐसा जिगजैग लाइन से। ये बनाया था मैंने लास्ट क्लास में। ये हर एक जिगजैग लाइन का मतलब क्या है, कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ऐसे। तो ऐसा काउंट करना जरूरी नहीं है, ठीक है, नॉर्मली ऐसा करके, और फिर यहां पर आकर के आपका COO नेगेटिव, या फिर अगर आप सिर्फ दोनों को जनरलाइज करके दिखाना चाहते हो तो यहां पे आप सिर्फ एक डॉट बना दो जहां पे नेगेटिव चार्ज लगा दो। समझ रहे हैं क्या? तो इसको अपन ऐसा ही शो करेंगे जब अपन क्लींजिंग एक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो बना लो दोनों डायग्राम, दोनों का स्ट्रक्चर एक एक, वो सोप, ये डिटर्जेंट, और दोनों को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने पानी में जाने के बाद। दोनों में Na पॉजिटिव तो रहता है, बट वो तो डिसोसिएट हो जाएगा पानी में, बचेगा यही नेगेटिव वाला पार्ट। इसी को यूज करके वो मिसाइल बनाएंगे। हाँ हाँ, कनेक्टेड है ना ये। हाँ, जैसे ये आपका बेंजीन हमने बनाया था ना, तो ये आपका बेंजीन रिंग है जिसमें ये अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होती है, और इसी से आपका ये कनेक्टेड है C12H25, और ये आपका यहां से कनेक्टेड है SO3Na। ठीक है, हो गया ये। चलो, ये तो बात होगी स्ट्रक्चर की, अब इसका क्लींजिंग एक्शन इसी में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, द डर्ट इन द ऑयल इज, द डर्ट इन द क्लोथ इज, सॉरी, द डर्ट इन द क्लोथ इज, द डर्ट गंदगी, द डर्ट, या फिर ऑयल होगा या फिर ग्रीस लगा होगा आपके कपड़े में, तो द डर्ट इन द क्लोथ इज ऑयली इन नेचर, is oily in nature, the dirt in the cloth is oily in nature and is due to the presence of and is due to the presence of and is due to the presence of dust particles, due to the presence of dust particles in fat, dust particles in fat or grease, or grease, or grease, which stick to the cloth, which stick to the cloth, which stick to the cloth. ठीक है, full stop. When the dirty cloth is dipped in, when the dirty cloth is dipped in, when the dirty cloth is dipped in, when the dirty cloth is dipped in soap or detergent solution, dipped in, DIPPED है ना, dipped in soap or detergent solution, comma, the soap and dirt particles, the soap and dirt particles, soap particle ये है, dirt particle कपड़े में चिपका होगा, they come in contact with each other, है ना, the soap and dirt particle come in contact with each other, soap and dirt particles come in contact with each other,
come in contact with each other. Full stop. The non-polar tails, the non-polar tails, the non-polar tails of the soap, the non-polar tails of the soap begins to dissolve in, the non-polar tails of the soap begin to dissolve in, किसमें डिसॉल्व होगा ये? नॉन पोलर टेल ऑयल में, ठीक है। अभी तो अपन ऊपर लिखे ना कि नॉन पोलर टेल विच इज वाटर रिपेलिंग, सो इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस। और जो पोलर पार्ट है ये वाला, है ना, विच इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस। तो ये देखो आपके ऑयल एंड ग्रीस भी नॉन पोलर होते हैं, तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा। वाटर पोलर नेचर का होता है जिसके पास पोल्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ओके, तो क्या लिखिए? द नॉन पोलर टेल्स ऑफ द सोप बिगिन टू डिसॉल्व इन नॉन पोलर ऑयल और ग्रीस, नॉन पोलर ऑयल और ग्रीस, नॉन पोलर ऑयल और ग्रीस, while the ionic end या पोलर एंड भी लिख सकते हैं, while the ionic end या पोलर एंड, मैंने दोनों चीज लिखी यहाँ पे, पोलर पार्ट एंड आयनिक पार्ट, while the ionic end of soap remains directed in water, remains directed in water, remains directed in water, वो पानी की तरफ होंगे और आपका पोलर पार्ट डर्ट की तरफ होगा। यानी कि कुछ ऐसा रहेगा कि अगर ये आपका एक डर्ट है तो द मॉलिक्यूल्स आर लाइक दिस, ये ऐसा आ रहा है जिसमें ये है सोप का नेगेटिव पार्ट। तो ऐसे दो चार बना लो ऐसे, फिर अपन इसको अगला डायग्राम में मिसल पूरा बना लेंगे। अभी दो तीन ऐसे बनाओ कि सोप मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, दे आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द डर्ट, और कैसे अलाइंड है वो, उनका नॉन पोलर पार्ट डर्ट की तरफ है, उनका पोलर पार्ट कहाँ है? वाटर की तरफ है। ठीक है, बना लो इसको पहले, फिर एक पैराग्राफ और लिख करके मिसल बनाएंगे। ठीक है, बन गया ना? नेक्स्ट लाइन में, द सोप मॉलिक्यूल्स दस फॉर्म स्ट्रक्चर्स कॉल्ड, द सोप मॉलिक्यूल्स does form, the soap molecules does form structures called, does forms structures called micelles, M-I-C-E-L-L-E-S, M-I-C-E-L-L-E-S, thus form structures called micelles, where one end of the molecule, where one end of the molecule, where one end of the molecule is towards the oil droplet, is towards the oil droplet, is towards the oil droplet, while the ionic end faces outside, while the ionic end faces outside, while the ionic end faces outside। ठीक है, नेक्स्ट मिसेल का डायग्राम बना लीजिए। सबके में ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा देना, है ना।
अरे काउंट मत करके लगाओ, रैंडमली लगा दो। हाँ, नेगेटिव साइन लगाना ना। सर ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही क्यों होता है? क्योंकि आपका ये मॉलिक्यूल है ना, तो इसमें से ये पॉजिटिव चार्ज जैसे आपने पानी में डाला ये डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयन में, नेगेटिव चार्ज अलग पॉजिटिव चार्ज अलग, तो ये आपके पानी में ही रहेगा, सिर्फ यही आपका सोप मॉलिक्यूल बचेगा, जिसमें ये आयनिक पार्ट है तो वो पानी की तरफ रहेगा, और नॉन आयनिक पार्ट आपके डर्ट, ये डर्ट है आपका जो सर्कल बना है ना, वो क्या है? डर्ट, ऑयल, ग्रीस। बन गया मिसल? फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में मिसल के बाद, एट एज मोर एंड मोर सोप पार्टिकल्स, as more and more soap particles, as more and more soap particles enter the grease, as more and more soap particles enter the grease, comma, each fat or oil particle, each fat or oil particle, each fat or oil particle, each fat or oil particle is surrounded by, is surrounded by, is surrounded by a number of negatively charged particles, a number of negatively charged particles. First up, since similar charges repel each other, since similar charges repel each other, since similar charges repel each other, comma, the oil or grease droplet, the oil and grease droplets the oil or grease droplets comes out of the cloth, comes out of the cloth. ठीक है, तो मिसल का डायग्राम बना लिए ना, ओके, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला चैप्टर हुआ, ये लास्ट टॉपिक बचा था जिसका अपन को नोट्स लिखना था। ठीक है, चलिए बुक निकालिएगा, क्वेश्चन आंसर देखते हैं, इंटेक्स एंड देन एक्सरसाइज। देखा पहला कौन से पेज पे देखे क्वेश्चन? पेज नंबर 61 है क्या? देखो पेज नंबर 61 मिला। हाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पेज नंबर 61 सबके पास देख पा रहे क्वेश्चन? बुक है, दो लोग के बीच में है एक बुक, सबके बीच सबके पास है ना? हाँ, सब क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, what would be the electron dot structure of carbon dioxide which has the formula CO2? तो CO2 है तो कार्बन आपका बीच में रहेगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर याद है आपको, जिसमें आप कितने कितने डॉट्स बनाते हैं जितने उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 डॉट आपके आसपास आ गए कार्बन के, और ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके आजू बाजू आपने 6 बना दिए, 1 2 3 4 5 6, दूसरा भी 1 2 3 4 5 6। अब इस इन दोनों ऑक्सीजन को 2 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 करने के लिए, और कार्बन को 4 चाहिए, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 इधर और 2 इधर, तो ये रहे 8 इस ऑक्सीजन के पास, ये 8 इस ऑक्सीजन के हो गए, और ये 8 कार्बन के हो गए। समझ रहे क्या? ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए पहला काम क्या करना है, हमें उन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और ऑक्सीजन का 8। फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 2,4 2,6, और ये है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन के आसपास 4 डॉट और ऑक्सीजन के आसपास 6, ये होता है ऑक्सीजन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर।
ऐसे आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बस याद रखिएगा उसमें कितने डॉट्स लगाने हैं, जितने उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल, लास्ट शेल। ठीक है, क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। What would be the electron dot structure of a molecule of sulfur which is made up of 8 atoms of sulfur? एसिड होता है ना, जैसे फास्फोरस P4 होता है, वैसे सल्फर क्या होता है, S8। और हर सल्फर को 2 बॉन्ड बनानी पड़ेगी, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, कितने आखिरी शेल में, S का एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6। तो देखो इसको भी 2-2 बनाने बॉन्ड्स, जस्ट लाइक ऑक्सीजन। तो सल्फर ऐसे प्लेस्ड होंगे 8 एक दूसरे के साथ, जिससे कि हर कोई 2 सल्फर के साथ कनेक्ट हो पाए। जैसे ये वाला सल्फर 2 के साथ कनेक्टेड है, ये वाला भी 2 के साथ, ये वाला भी 2 के साथ, ठीक है, फिर ये वाला यहाँ पे 2 के साथ, फिर ये इन दोनों के साथ, राइट। तो ऐसे करके ना एक क्राउन स्ट्रक्चर बनता है जो यहाँ बना हुआ है। यहाँ पे हर एक डॉट का मतलब क्या है, एक सल्फर आटम। तो टोटल 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, क्राउन जैसा है ना, ये प्रिंस का क्राउन होता है ना, जो उस टाइप का स्ट्रक्चर है इसका। क्लियर है? तो ये उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये उसका बॉन्ड डायग्राम, लाइन डायग्राम। ठीक है, क्लियर है ये दोनों? चलिए उसी पेज में और भी क्वेश्चन है क्या? चलिए ये दोनों नोट करो फटाफट। देखो हर हर सल्फर के अराउंड में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। फिर इसका 1 2 3 4, ये वाला थोड़ा दूर बन गया इसका ना। और सारी सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रही है ना, तभी तो 2 बॉन्ड बना रहा है अलग अलग सल्फर के साथ। है? बढ़िया ना, एक एसिड मॉलिक्यूल। अब अगला एसिड मॉलिक्यूल भी ऐसा ही होगा। सल्फर कहीं पे है तो मतलब वो सल्फर के एसिड मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं। जैसे ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे बहुत सारा ऑक्सीजन है, तब O2 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 है। वैसे जब सल्फर होगा तो सारे एसिड 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 ऐसे होंगे। ठीक है, ये थोड़ा ऐसा टेढ़ा बनाना लाइन है ना, तभी तो क्राउन जैसा दिखेगा, सीधा मत बना देना। जिनका हो गया नेक्स्ट पेज में जाओ। अगले पेज में कहाँ पे क्वेश्चन 68, पढ़ो क्वेश्चन 68 वाले पेज का। उसको मिला ही दिया क्या, ये दोनों को मिला दो होने भाई, मिला दिया है पूरा एकदम। इधर क्यों डॉट लगाना है, कौन सा डॉट बोल रहे हैं, ये वाले? बट ये दोनों पूरे चिपक गए ना एकदम, दिख नहीं रहा है क्राउन जैसा। किसमें? देखो ये सल्फर इसके साथ और इसके साथ बॉन्ड बना, देखो ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये इसके 8 और ये इसके 8, ये इसके 8 और ये इसके 8, फिर ये इसके 8, ये इसके 8, और लास्ट ये इसके 8, है ना। ये वाला सल्फर एक नीचे और एक इधर वाले के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये वाला इसके साथ और आगे वाले के साथ, फिर ये एक पीछे एक आगे,
एक पीछे एक आगे, फिर ये वाला एक नीचे से, फिर ये वाला एक इधर से ही और एक इधर, और ये वाला भी एक इधर से एक इधर से, और ये वाला इधर और इधर से। ठीक है, डन। चलिए 68 पेज नंबर में आइए कि 68 पेज नंबर में क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन पढ़िए पहले। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। पेंटेन क्या होता है, व्हाट इज पेंटेन? 5 कार्बन का एल्केन होता है ना, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H12। कहां से आया C5H12? हमारा जनरल फॉर्मूला था ना CnH2n+2, इसी में हमने n की जगह 5 डाल दिया, तो कितना हो जाएगा C5H2 5 10 + 2 12 होगा C5H12। ठीक है, अब इसका क्या बोल रहा है आपको, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने को। आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं। जैसे कि आप देखो, इन 5 कार्बन को स्ट्रेट लाइन में लगा सकते हो ऐसे, एन नाम देखिए, एन आइसोनियो, इसमें आपके सारे हाइड्रोजन आ जाएंगे। 12 हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, करेक्ट। यही 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन को हम ऐसे भी लगा सकते हैं, देखो 4 स्ट्रेट में लगा दिए, एक कार्बन को ब्रांच में भेज दिए, इसको आइसो नाम दिए थे, आइसोपेंटेन। और वही 5 कार्बन को आप ऐसे भी लगा सकते हो कि 3 को स्ट्रेट रखो और 2 को ब्रांच कर दो, ये नियो था, हमने लिखा भी है सबका नाम एन आइसोनियो। हाँ, बस ये नहीं बताया कि ये आइसोमर्स कहलाते हैं, मैं आइसोमर का डेफिनेशन आपको इसमें लिखवा देता हूँ, ठीक है, ये ठीक है। तो ये इसके पॉसिबल, और कोई अलग तरीका नहीं है इसको और बनाने का। 12 है, देखो 3 3 6 3 9 10 11 12, यहां पर 3 इसके पास, 3 इसके पास, 6 3 9 और 3 12, बीच वाले को जरूरत नहीं है। तो ये कहलाता है आपका एन पेंटेन, आईयूपीएसी नेम सिंपल पेंटेन, सिर्फ पेंटेन और कुछ नहीं। ये कॉमन नेम में लगता है एन आइसोनियो, इसका नाम था आइसोपेंटेन और इसका नाम था नियोपेंटेन। इन दोनों का आईयूपीएसी कौन बताएगा, इसका आईयूपीएसी और इसका आईयूपीएसी, ट्राई करिए। टू क्यों, जो तो कॉमा क्यों भाई, 2 मिथिल ब्यूटेन, 2 मिथिल ब्यूटेन कैसे आया, ध्यान देंगे। ये रहा आपका स्ट्रेट चेन, पेरेंट चेन, और यहां से सेकेंड नंबर पर ऐसा कार्बन है जिसपे एक मिथिल ग्रुप लगा हुआ है। एक कार्बन वाले ब्रांच को क्या बोलते हैं, मिथिल। 2 कार्बन वाले ब्रांच को इथिल, 3 कार्बन वाले ब्रांच को प्रोपिल। तो 4 कार्बन तो स्ट्रेट चेन में, इसलिए ब्यूटेन आया, और सेकेंड कार्बन पे मिथिल है। यहां से काउंटिंग नहीं करेंगे, काउंटिंग हम वहां से करेंगे जहां से उस कार्बन को कम नंबर मिले जिसमें आपका एक ब्रांच लगी हुई है। तो 2 मिथिल ब्यूटेन, 2 मिथिल ब्यूटेन, तो इसका नाम क्या होगा फिर, 2,2, क्योंकि दोनों मिथिल 2 पे ही है। 2 कैसे, 1 2 3, या 1 2 3, दोनों में 2 ही नंबर मिल रहा है उसको, तो 2,2, और क्योंकि 2 है तो डाई, और दोनों मिथिल है इसलिए मिथिल, डाई मिथिल। और 3 कार्बन का चेन को क्या बोलेंगे, प्रोपेन। एक कार्बन के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। पर वो स्ट्रेट लाइन मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए। 5 कार्बन तो इसमें भी है, 5 कार्बन इसमें भी है, 5 कार्बन इसमें भी है, बट कंटिन्यूटी में तो 5 यहीं पर है। यहाँ पे कंटिन्यूटी में 4 है, एक अलग से है, और यहाँ पे कंटिन्यूटी में 3 ही है। आप ऐसे देखो तो भी 3 ही है, ऊपर से नीचे देखो तो भी 3 ही है। क्लियर है, ठीक है। तो लिखना, इसमें नीचे लिखो, एक आइसोमर का डेफिनेशन लिखाता हूं, फिर इसका आप आंसर लिखना। Isomers are the molecules. Isomers are the molecules having same molecular formula, having same molecular formula, having same molecular formula, but different structures, but different structures, but different structures. Same molecular formula, but different structures.
ठीक है, देखो ना सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 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 है, बट दिखने में सब अलग अलग दिख रहे हैं, इससे सबके नाम भी अलग अलग हैं। पेंटेन, 2 मिथिल ब्यूटेन, 2,2 डाइमिथिल प्रोपेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। क्लियर है ये? तो इन्हीं को आइसोमर बोलते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं बट देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर डिफरेंट। ठीक है, जल्दी बना लो तीनों को। तीनों का नाम भी लिखा है, पहला जो नाम लिखा है वो आईयूपीएसी है, दूसरा वाला कॉमन है, आईयूपीएसी कॉमन, आईयूपीएसी कॉमन। जल्दी बनाइए। और कोई पॉसिबल है क्या 5 कार्बन को लेकर के? 6 कार्बन के साथ आप और भी बना सकते हो अलग अलग स्ट्रक्चर्स। ट्राई करें 6 के साथ वाला। नाम में किसी को डाउट? आईयूपीएसी पहले प्रीफिक्स आता है, ये रहा प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट आता है, ये रहा वर्ड रूट, और फिर सफिक्स। सब में यही है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। किसी किसी में प्रीफिक्स की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे पहले नाम में प्रीफिक्स कुछ नहीं है, सीधा वर्ड रूट, पेंट वर्ड रूट है और एन सफिक्स है। बट इसमें लगा हमको प्रीफिक्स, 2 मिथिल प्रीफिक्स है, ब्यूट वर्ड रूट है और एन सफिक्स है। डन। उसी पेज में अगला क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन? What are the two properties of carbon which lead to the huge number of carbon compounds we see around us? Catenation, tetravalency, फिर ability to form multiple bonds। 3 लिखे अपन। कार्बन आपस में बहुत लंबी लंबी चेन बना सकता है। पहली प्रॉपर्टी सेल्फ लिंकेज, जिसका कैटिनेशन नाम दिया था हमने, और दूसरी प्रॉपर्टी थी कि हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। अब वो 4 किसी सेम एटम के साथ भी हो सकते हैं, दूसरे के साथ भी हो सकते हैं, तो अलग अलग कंपाउंड बनते जाएंगे। और एक और खास बात कि कार्बन कार्बन आपस में सिंगल भी बना लेते हैं बॉन्ड, कार्बन कार्बन आपस में डबल भी बना लेते हैं, और कार्बन कार्बन आपस में ट्रिपल भी बना लेते हैं। तो ये उनकी 3 यूनिक नेचर है, जिसके कारण इतने ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं हमारे अराउंड में है। ठीक है, हो गया था ना वो सबका? ठीक है, तो कार्बन हैज मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद इटसेल्फ। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कैटिनेशन, या इसी को अपन क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकेज। बाकी एटम भी ट्राई करेंगे ना ऐसा, तो थोड़ा बहुत चेन बना पाएंगे, फिर टूट जाएंगे। ठीक है, और अगला प्रॉपर्टी क्या है? टेट्रावेलेंसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो, उसी पेज में है। क्या लिखा है? व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। अब समझो साइक्लो क्या होता है। साइक्लो नहीं पढ़े ना अपन? हाँ, नहीं नहीं, साइक्लिक, देखो साइक्लिक का मतलब समझना है यहाँ पे, इसी क्वेश्चन में उसको भी लिख लेते हैं। हमने पेंटेन पढ़ा है राइट, कि 5 कार्बन कनेक्टेड इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें पहले और आखिरी कार्बन पे 3 3 हाइड्रोजन होते हैं, और मिडिल के सब में 2 2। तभी तो फॉर्मूला बनाना C5H12। 5 2 10 होता है, पर आखिरी के दोनों में तो एक एक एक्स्ट्रा है ना, तो 2 और हो गए, तो 10 + 2 12 हो गए। क्लियर है ये? साइक्लिक कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं समझना। साइक्लिक कंपाउंड्स में पहला और आखिरी कार्बन आपस में कनेक्टेड रहता है। अभी देखो पहला और आखिरी आपस में कनेक्टेड नहीं है, पहले से दूसरा है, दूसरे से तीसरा है, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, बट पहले पांचवे का कनेक्शन नहीं है। अगर इसमें पहला और पांचवा भी कनेक्ट हो जाए तो साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। समझ रहे क्या? उन टाइप के कंपाउंड्स को हम साइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए एक साइकिल बनाने के लिए, पहले मुझे ये बताइए, सोच के बताना। मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए एक साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए?
5 क्यों, 3 में नहीं बनेगा? हाँ तो बनेगा ना, वो भी तो साइक्लिक है ना। मैंने ऐसा नहीं बोला कि सर्कल बनना चाहिए, मैंने बोला क्लोज स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो 3 में बनेगा, 2 में तो नहीं बनेगा, 2 में तो दोनों कनेक्टेड है पहले से। आपको पहले और आखिरी वाले को मिलाना, तो पहले और आखिरी के लिए पहला और तीसरा होना चाहिए ना, पहला और दूसरा तो पहला और आखिरी है। हाँ है ना। तो 2 में तो कोई रिंग नहीं बनने वाली, 2 में कोई चेन नहीं बनने वाली, रिंग चेन, क्लोज्ड चेन। तो मिनिमम कितने लगेंगे? 3। फिर 4 में ही बन जाएगा, 5 में ही बन जाएगा। तो हमारा 3 कार्बन का एल्केन क्या होता था? प्रोपेन होता था, CH3 CH2 CH3। अब इसी का साइक्लिक वर्जन कैसा बनेगा, ध्यान देना। ये दोनों जब अगर आपस में कनेक्ट हो गए तो एक एक हाइड्रोजन दोनों अपना छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? 5 5 बॉन्ड थोड़ा थोड़ा बना लेंगे। कार्बन बनाएगा तो 4 ही बॉन्ड, तो दोनों अपना एक एक हाइड्रोजन का क्या करेंगे? कुर्बानी देंगे, और अब आपस में इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। तो अब सबके पास 2 है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोपेन। इसके नाम के आगे बस एक साइक्लो वर्ड लग जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, चलो एक और, CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? 4 कार्बन स्क्वायर के फॉर्म में, सबके पास 2 हाइड्रोजन। नाम बस साइक्लो प्रीफिक्स आगे लग जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। वरना 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन और 4 कार्बन के साइक्लिक चेन में तो कुछ फर्क नहीं रह जाएगा ना नाम में। देखिए उसको भी ब्यूटेन बोलोगे, इसको भी ब्यूटेन बोल दोगे तो कैसे चलेगा? सिर्फ ब्यूटेन बोलोगे तो फिर आदमी क्या बनाएगा, ये बनाएगा कि वो बनाएगा? तो इसलिए साइक्लो वर्ड लग जाएगा तो फिर यही बनाएगा, और सिर्फ सिंपल ब्यूटेन लिखा रहेगा तो ये बनाएगा। क्लियर है? हाँ है ना। ठीक है, तो इसको अपन ऐसा ना शो करके लाइन डायग्राम में सिर्फ ऐसा भी शो कर सकते हैं। तो ट्रायंगल कहीं बना है, इसका मतलब क्या बना हुआ है? वो साइक्लोप्रोपेन। स्क्वायर कहीं बना हुआ है तो साइक्लोब्यूटेन। पेंटागन कहीं बना हुआ है तो साइक्लोपेंटेन। हेक्सागन बस कहीं बना हुआ है तो, बेंजीन मत बोल देना, बेंजीन में तो यहाँ सिंगल और डबल अल्टरनेट थे ना, यहाँ तो सारे सिंगल हैं। तो ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन एंड सो ऑन। जितना अपन ने मीथेन से डेकेन पढ़ा है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नॉनेन एंड डेकेन, इन सब का मीथेन इथेन को छोड़ के, क्योंकि उन दोनों का साइक्लिक कैसे बनेगा? तो प्रोपेन से लेके डेकेन तक सब में साइक्लो लगा दो, उनका क्लोज्ड चेन बना दो, ये वो साइक्लिक कंपाउंड हो जाएंगे। क्लियर है? तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको? फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन इस फॉर्म में रहेगा, पेंटागन। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट बोला है ना, इसलिए बॉन्ड नहीं बनाया यहाँ पे मैंने। तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, 4 स्क्वायर के फॉर्म में है, और एक ऊपर हो गया पेंटागन। और सब में 2 2 हाइड्रोजन है, तो सबके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे। क्लियर है? आपको दिख रहा है हर कार्बन के अराउंड में 8 इलेक्ट्रॉन। देखो इस कार्बन को देखो, 2 4 6 8। इस कार्बन को देखो, 2 4 6 8। और इस कार्बन के पास भी 2 4 6 8। इस कार्बन के पास भी 2 4 6 8। और इस कार्बन के पास भी 2 4 6 8। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? लाइक दिस। क्लियर है? अरे हमने लाइन डायग्राम तो देखा है ना, वो जिगजैग वाला लाइन डायग्राम। बस ये है कि क्लोज चेन है। ठीक है, बना लीजिए। ऊपर वाला दोनों पॉइंट लिख लो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ना उसी पेज का? हाँ, और ये उसी पेज का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बनाओ उसको जल्दी से। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, और करके ये भी लिख लेना। और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। ये किसका और जनरल फॉर्मूला होता है? एल्कीन का। तो एल्कीन और साइक्लिक कंपाउंड, ये दोनों आपस में आइसोमर है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। सुन रहे क्या? C5H10 हुआ ना इसका फॉर्मूला। क्या बोला मैंने? 5 कार्बन, हर कार्बन में 2 2 हाइड्रोजन, तो 5 टू द 10 हो गया। इतने ही कार्बन और हाइड्रोजन पेंटीन में भी होते हैं। देखो ये पेंटीन है। अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, तो इसको तो आइसोमर्स बोलते हैं। अभी लिखे पीछे डेफिनेशन अपन ने। ये मत बनाना, ये मैं आपको पेंटीन बना के दिखा रहा हूं।
डन। इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही है ना, ये मत बना देना। साइक्लोएल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। और देखो मैंने एन की वैल्यू कहां से चालू करी है, 3 से। तो ये 2 और 1 का कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं बन पाएगा, है ना। साइक्लिक या रिंग, साइक्लिक मत बोलो, साइकिल की अपन को कुछ समझ में आता है कि सर्कल ही होगा, तो रिंग बोल दो, रिंग। ठीक है, या क्लोज्ड चेन, वो भी ज्यादा अच्छा है। ये ओपन चेन है, ये ओपन चेन है, और ये क्लोज्ड चेन है ना। 5 कार्बन की ये रही ओपन चेन, और ये रही क्लोज्ड चेन। पर दोनों के फॉर्मूले में डिफरेंस है, क्योंकि आपने जब इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया तो दोनों ने एक एक हाइड्रोजन अपना छोड़ दिया, तो 2 हाइड्रोजन कम हो गए। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, उसी पेज में है ना एक और, फोर्थ और फिफ्थ 2 क्वेश्चन और है। देखो क्या बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर द फॉलोइंग। पहला है इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड मतलब क्या होगा, इथ मतलब 2 कार्बन, सुन रहे हैं क्या। इथ मतलब 2 कार्बन, आंसर मत देखो, समझ लो पहले। इथ जैसी देखोगे 2 कार्बन बना देना पहले, तो 2 कार्बन कैसे बना दिए, ये बना दिए 2 कार्बन। अब इथेन के बाद क्या है, ओइक एसिड लगा है ना, तो ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो एक कार्बन को COOH कर देना, बस खत्म। बाकी एक जो एक कार्बन बच गया उसमें हाइड्रोजन चिपका देना जितना उसको लगेगा। क्लियर है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉइक एसिड। और दूसरा क्या बोला है, ब्रोमोपेंटेन। तो ब्रोमो मतलब ब्रोमीन, ब्रो मतलब क्या है, ब्रोमीन, बोरॉन ओरॉन नहीं है ना, ब्रो मतलब क्या है, ब्रोमीन। और पेंटेन मतलब 5 कार्बन, तो 5 कार्बन बनाए लाइन से, और एक में ब्रोमो लगा दिए। इसी में क्यों लगाए, यहां या यहां क्यों नहीं लगाए, देखिए वहां नंबर मेंशन नहीं है ना, तो नंबर मेंशन नहीं हो तो पहले पोजीशन पे लगा के छोड़ दो। अगर 1 बोलता तो यहीं लगाते, 2 बोलता तो यहां लगाते, 3 बोलता तो यहां लगाते, और 4 नहीं, 4 होता ही नहीं, यहां लगाते तो वो तो 2 ही बन जाता ना, इधर से नंबरिंग करते फिर। तो 1 2 3 में ही पॉसिबल है। फोर्थ कार्बन है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं फोर्थ कार्बन नहीं है, बट फिर यहां ब्रोमीन लगेगा तो नंबरिंग यहां से करेंगे तो वो 2 ब्रोमोपेंटेन ही कहलाएगा। है क्लियर। और यहां भी लगा दोगे तो ये और ये सेम है, इसको घुमा दो ऐसे, तो ये ब्रोमीन यहां पे आ जाएगा। तो 1 ब्रोमोपेंटेन पॉसिबल है, 2 ब्रोमो पॉसिबल है, 3 ब्रोमो पॉसिबल है। इसलिए उस क्वेश्चन में देखो स्टार लगा हुआ है, ब्रोमोपेंटेन में लगा स्टार। उस स्टार में क्या लिखा हुआ है, आर स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन, तो आंसर इज यस। कैसे पॉसिबल है, ब्रोमीन की पोजीशन चेंज करते चलो। सुन रहे हैं क्या। तो आपको 3 कंपाउंड मिलेगा, 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन एंड 3 ब्रोमोपेंटेन। अगेन आइसोमर्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सबके पास उतने ही कार्बन है, उतने ही हाइड्रोजन है, उतना ही ब्रोमीन है, पर स्ट्रक्चर वाइज ब्रोमीन एक में फर्स्ट कार्बन पे है, दूसरे में ब्रोमीन सेकंड कार्बन पे है, और तीसरे में ब्रोमीन थर्ड कार्बन पे है। तो इसको तो नाम चेंज हुआ ना, 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन एंड 3 ब्रोमोपेंटेन। तो इसके आइसोमर पॉसिबल है। ये क्वेश्चन है उसका स्टार वाला, देख लिए सब वाला क्वेश्चन, नीचे लिखा तो है देखो, नीचे लिखा है ना, आर स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल। स्टार वो एक तरह का फुटनोट होता है वो, है ना, कहीं पे ऐसा कुछ बना हुआ है ना, ये जनरल बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपके नोट्स में कुछ इस टाइप का स्टार या कुछ सिंबल बना होता है ना, तो उस सिंबल का मीनिंग नीचे कहीं लिखा रहता है, उसको कहते हैं फुटनोट। फुटनोट, फुट मतलब नीचे, तो नीचे उसके बारे में कुछ लिखा होगा, तो वो जनरली पेज के नीचे लिखा रहता है, यहाँ वो क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है। समझ गए क्या। हाँ, क्लियर है सेकंड वाला एवरीवन। थर्ड वाला क्या बोल रहा है आपको, ब्यूटेनॉन। अगेन ब्यूट बोला तो 4 कार्बन बनाना सबसे पहले, ब्यूट बोलेगा तो क्या बनाएंगे, 4 कार्बन बनाएंगे, तो बना दिए 1 2 3 4। ब्यूटेनॉन बोला यानी कि कीटोन, ओन किस में आता है, कीटोन में आता है। और कीटोन को कैसे बनाते हैं, किसी भी एक कार्बन को, इन दोनों को तो नहीं करोगे आप, क्योंकि कीटोन तो बीच में रहता है कहीं, कीटोन कभी भी कॉर्नर पे नहीं होता। क्यों नहीं होता कीटोन कॉर्नर पे, क्योंकि कीटोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O और इधर इधर कार्बन ही रहने चाहिए। समझ गए क्या। तो या तो यहां लगा दो या तो यहां लगा दो, यहां लगाए तो 2H यहां लगाए, और अगर डबल बॉन्ड O यहां लगाए तो 2H यहां चले जाएंगे, दोनों एक ही मतलब है, इसको घुमा दो वही बन जाएगा। तो ये आपका हो गया ब्यूटेनॉन। क्लियर है ये।
इसका कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं बन सकता। आप उसकी जगह यहां लगाओगे तो दोनों सेम ही है। पेंटेनॉन का बन सकता है, देखो कैसे। ब्यूटेनॉन का नहीं बनेगा, क्लियर है ना। अगर आप सोच रहे हो नहीं सर यहां नहीं यहां लगाते हैं, तो वो दोनों सेम है भाई, ये और ये सेम है, बस इसको घुमाया गया है, घुमाने से थोड़ा ना चेंज हो जाएगा स्ट्रक्चर। अरे हाँ है ना। पर पेंटेनॉन में हो सकता है, कैसे, देखो पेंटेनॉन में 5 कार्बन बनाएंगे। अब लगाने वाला डबल बॉन्ड ओ यहां भी लगा सकता है, तो पेंटेन 2 ओन, और लगाने वाला डबल बॉन्ड ओ यहां भी लगा सकता है, पेंटेन 3 ओन। तो इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है। स्ट्रक्चरल आइसोमर का मीनिंग समझ में आया क्या? इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी किए थे, अभी फिर से बताया मैंने। आइसोमर्स आर द मॉलिक्यूल्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं बट स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। समझ रहे हैं क्या? तो अगर मैंने डबल बॉन्ड ओ यहां लगाया तो एक स्ट्रक्चर बना, और अगर मैंने डबल बॉन्ड ओ बीच वाले में लगाया तो ये दूसरा स्ट्रक्चर बना। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है मतलब समझ में आया ना। दोनों के पास बराबर नंबर ऑफ कार्बन है, दोनों के पास बराबर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, दोनों के पास बराबर नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, बस उनकी पोजीशन का फर्क है। तो नाम चेंज हो जाता है ऐसे में। समझ रहे हैं क्या? तो जब भी पेंटेनॉन बोला जाएगा ना, तो आपको जरूर वो नंबर भी मेंशन करेगा कि पेंटेन 2 ऑन है कि पेंटेन 3 ऑन है। ब्यूटेनॉन के लिए जरूरत नहीं है आपको, ब्यूटेनॉन के लिए नंबर की जरूरत नहीं कि ब्यूटेन 2 ऑन क्यों नहीं दिया सर, क्योंकि ब्यूटेन और कोई पॉसिबल ही नहीं है ब्यूटेनॉन। प्रोपेनॉन में भी पॉसिबल नहीं है। प्रोपेनॉन में आपका 3 कार्बन यही है, ये तो बना है प्रोपेनॉन। सुन रहे क्या? ये प्रोपेनॉन है। आप प्रोपेनॉन और किसी तरीके से बना ही नहीं सकते। ये थोड़ा सा ये ऊपर लगाया मैं नीचे लगाऊंगी, अरे तो वही है, पलटा दिए ऐसे। समझ रहे हैं क्या? क्लियर है ये? ठीक है, तो ये आपका ब्यूटेनॉन हो गया। नेक्स्ट और क्या बोला? एक हेक्सानल। हेक्सानल, हेक्स मतलब 6 कार्बन, और अल कब लगता है? एल्डिहाइड में। तो उसमें एक कार्बन आप CHO वाला लगाओगे, तो ये रहा 6 कार्बन, 1 2 3 4 5, और छठवां कार्बन आपका एल्डिहाइड है। ऐसा मत करना कि 6 के बाद फिर एक और कार्बन लगा दिया एल्डिहाइड वाला। जैसे आपने यहाँ पे इथेनॉइक एसिड में वाला कार्बन इंक्लूडेड था ना, एसिड वाला, इन द सेम वे ब्यूटेनॉन में भी वो ओन वाला कार्बन इंक्लूडेड था। इन द सेम वे एल्डिहाइड में भी 6 वाले में वो छठवां कार्बन आपका जो है वो एल्डिहाइड वाला होगा। क्लियर है? पर नंबरिंग यहां से होगी, तो हेक्सेन 1 हमेशा ये कॉर्नर में ही रहता है ना। ठीक है, और बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन तो आएंगे, 1 2 3 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, और 2 इधर। क्लियर है? और इसका जो आपका एक क्वेश्चन, अच्छा इसमें मैंने वो लिखा नहीं है, पर वो अपन स्टार वाले का आंसर नीचे लिख लेंगे ना। जल्दी चारों का स्ट्रक्चर बनाओ, फिर वो स्टार वाले का आंसर नीचे लिखवा देता हूँ। इसका आंसर यस होगा, है ना। यस, आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। जल्दी एक एक करके चारों का स्ट्रक्चर बनाओ, पहले ये वाला बनेगा। यहां तक होने के बाद रुकना है ना, अपन को उसका एक पार्ट लिखना है, जो स्टार वाला क्वेश्चन का पार्ट है, उसका आंसर लिखेंगे फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ना।
हो गया, नीचे लिखना है इसके बाद। Yes, structural isomers for bromopentane are possible. Yes, structural isomers for bromopentane are possible. Yes, structural isomers for bromopentane are possible. और उनको लिख भी लेते हैं, they are 2 bromopentane, 2 bromopentane and 3 bromopentane. 2 bromopentane and 3 bromopentane. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, उसी पेज का, उसी पेज में है ना, ये उल्टा है ना, आपको स्ट्रक्चर दिए, नाम बताना है। तो आपको 3 स्ट्रक्चर दिए हुए, देखो एक में आपका CH3CH2Br, बुक में देख भैया स्ट्रक्चर CH3CH2Br दिखा। अब 2 कार्बन है तो इथेन तो आएगा, और उस दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, दिख रहा है। तो ब्रोमीन के लिए कोई सफिक्स नहीं होता है, उसके लिए प्रीफिक्स ही होता है ब्रोमो नाम का। तो ब्रोमो इथेन, तो प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स, ये रहा प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स। क्लियर है ये? ओके, अगला देखो HCHO, तो CHO जैसे ये वहां यहां पे था ना CHO, ये एल्डिहाइड है, और एक कार्बन के एल्डिहाइड का नाम क्या हो जाएगा? मिथ। एक कार्बन के लिए मिथ लगता है, मिथ के बाद एन आ जाता है, और ई हट के अल लग जाता है, मिथेनल। तो यहाँ पे 2 सफिक्स हैं, ये आपका प्राइमरी सफिक्स है और ये सेकेंडरी सफिक्स है, जो फंक्शनल ग्रुप के कारण लगा है। समझ रहे हैं क्या? तो वर्ड रूट के बाद 2 सफिक्स लग सकते हैं, इसमें जरूरत नहीं थी सफिक्स की, तो नहीं लगा। वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स लगता है, जो या तो एन होता है, या तो इन होता है, या तो आइन होता है। और सेकेंडरी सफिक्स हमने कौन कौन से पढ़े? सेकेंडरी सफिक्स अल्कोहल के लिए ऑल, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। सारे सफिक्स देखो वॉवल से चालू हो रहे हैं, और ये सारे सफिक्स सारे वॉवल से एंड भी हो रहे हैं, प्राइमरी वाले। तो जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो इनके ई हट जाते हैं और इनका अटैचमेंट ऐसे हो जाता है। तो इसलिए नाम क्या पड़ा? मीथेनल। मीथेनल में ई, एन का ई आपको नहीं दिख रहा होगा, सुन रहे हैं क्या? तो मीथेनल। एंड लास्ट क्या है आपका? 6 कार्बन है लाइन से, तो हेक्स लगेगा, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, एक लास्ट कार्बन है, लास्ट के 2 कार्बन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया? अल्काइन। ये क्या है? अल्काइन। तो हेक्स के बाद कौन सा सफिक्स आएगा? आइन, ना कि एन या इन। सिंगल बॉन्ड में एन आता है, डबल बॉन्ड में इन, और ट्रिपल बॉन्ड में आइन। एन इन आइन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं आपके? एल्केन विद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइन। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज में आइए, नाम लिख लिया तीनों का, ब्रोमोइथेन, मिथेनल एंड हेक्स 1 आइन। 1 आइन क्यों लिखना जरूरी है? क्योंकि वो सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में भी हो सकता है, थर्ड और फोर्थ के बीच में भी हो सकता है। मतलब हेक्साइन ऐसा भी बन सकता है, देखो ये हो गया आपका एक फॉर्मूला हेक्साइन का। हेक्साइन ऐसा भी बन सकता है, पर ये 2 हो जाएगा, और एक हेक्साइन ऐसा भी बन सकता है। तो 1 हेक्साइन, 2 हेक्साइन, 3 हेक्साइन, या हेक्स 1 आइन, हेक्स 2 आइन, हेक्स 3 आइन। इसलिए मेंशन करना जरूरी है कि वो आइन लगा कहां पर है। समझ रहे हैं ना? चलिए पेज नंबर 71, पेज नंबर 71 मिला क्या?
क्या क्वेश्चन, व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। अब देखो इथेनॉल में एक ही ऑक्सीजन था, बट इथेनॉइक एसिड में तो एक ऑक्सीजन ऐड हुआ ना, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो इन द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड ऑक्सीजन इज एडेड एंड हेंस इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये तो सिंपल सा एग्जांपल है ना। उसी में देखो एक और क्वेश्चन क्या है, पहले समझ लो, बाद में ये पीडीएफ में शेयर करूंगा, 2-3 क्वेश्चन लिख के लेके आना घर से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग कंबशन रिएक्शन। हमने क्या देखा था, हर कंबशन रिएक्शन में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस हीट एंड लाइट। तो इन द कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड, क्योंकि देखो इथाइन में या एयर में सिर्फ ऑक्सीजन ही है जो सपोर्ट करता है कंबशन, बाकी एयर थोड़ा करता है कंबशन। अपन एयर बोल देते हैं बट इक्वेशन लिखते समय तो अपन +O2 लिखते हैं। तो इन एयर इथाइन विल नॉट बी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू गिव वेरी हाई टेम्परेचर, बट ऑक्सीजन लोगे तो ऑक्सीजन में पूरा ऑक्सीजन ही है। देखो इतनी एयर में सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी ना है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसमें नाइट्रोजन भी है, थोड़ा बहुत नोबल गैसेस भी हो सकती हैं, वाटर वेपर भी है। तो एयर लोगे ना तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीजन लोगे तो कंप्लीट ऑक्सीजन ही मिलेगा। हम भी कोई इनहेल ऑक्सीजन थोड़ी ना कर रहे हैं, हम एयर इनहेल कर रहे हैं। हाँ बस ये कि दैट एयर इज रिच इन ऑक्सीजन, बट ऐसा थोड़ी ना कि उसके अंदर और कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं क्या। तो हम भले बोलते हैं कि एयर में कंबशन होता है, बट उस एयर में ऑक्सीजन ही है जो कंबशन को सपोर्ट करता है, बाकी लोग कोई कंबशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अगर आप एयर में कराओगे ना तो एयर में ऑक्सीजन उतना नहीं होगा जितना अकेले ऑक्सीजन में ऑक्सीजन होगा। मतलब सोचिए 1 लीटर एयर लो और 1 लीटर ऑक्सीजन लो, तो 1 लीटर ऑक्सीजन में तो पूरा 1 लीटर ऑक्सीजन ही है, पर 1 लीटर एयर में ऑक्सीजन थोड़ा सा ही है, मान लो आधा लीटर होगा या 250 ml होगा। तो हो सकता है आपका इथाइन कंप्लीटली बर्न ना हो, तो उतना टेम्परेचर नहीं पहुंच पाएगा। समझ रहे ना, इसलिए तो वो येलो सूटी फ्लेम आता है और वो अनबर्न पार्टिकल रह जाते हैं। क्यों नहीं बर्न हो पाए वो सारे पार्टिकल, क्योंकि सबको ऑक्सीजन उतना मिला ही नहीं। समझ रहे हैं क्या। दैट इज वाई वो एल्काइन एंड एल्कीन के लिए अपन ने लिखा था कि दे बर्न विद अ येलो सूटी फ्लेम, वेयर एज एल्केन बर्न्स विद अ क्लीन ब्लू फ्लेम। ठीक है, और इंडेक्स क्वेश्चन लास्ट पेज नंबर 74 में होगा, देखो पेज नंबर 74 मिला। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों दिखने में ट्रांसपेरेंट लिक्विड होंगे, पानी भी हमारा ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, तो तीनों में डिफरेंशिएट कैसे करोगे या दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि कौन अल्कोहल है कौन एसिड है। तो एसिड तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा ना, तो एसिड में अपन क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे, इट विल बिकम रेड। अल्कोहल में ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं होगा, एक ये तरीका है। ठीक है, दूसरा देखो अल्कोहल भी एसिडिक होता है, बट उतना एसिडिक नहीं है कि वो लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर सके। हमने पढ़ा ना इसका एक रिएक्शन की सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस इथेनॉल भी प्रोड्यूस कर रहा था, पर सिर्फ सिर्फ सोडियम के साथ। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करवा सकते अल्कोहल का। ठीक है, सेकंड रिएक्शन है वही जो दूसरा मैंने आपको बताया अभी, कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जबकि अल्कोहल ऐसा कोई रिएक्शन देके एफरवेसेंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। एफरवेसेंस किससे आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अरे व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट सॉल्ट, तो सॉल्ट बनता है हाइड्रोजन सॉरी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग लाइम वाटर। लाइम वाटर विल टर्न मिल्की ऑन पासिंग थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट में से कोई भी टेस्ट करके अपन कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को अलग कर सकते हैं। अपन टेस्ट नहीं करेंगे कि सर इससे नशा हो रहा है तो ये अल्कोहल है। ठीक है, तो टेस्ट नहीं करना है, टेस्ट करना है। टेस्ट मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस करने हैं। हाँ, वो आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में, मतलब एल्केन और एल्कीन के बीच में डिफरेंशिएट करना होगा तो ब्रोमीन वाटर यूज करेंगे। ठीक है, अगला देखो, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, हमने ये दोनों पढ़े थे ना, KMnO4 एंड K2Cr2O7। ये वो एजेंट्स हैं जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेंगे। ये तो अपन चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, बस ये नाम हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। इन दोनों एजेंट्स का नाम हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं आपको पता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और ये दोनों पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के।
पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट। एक्चुअली ये मैंगनीज है, Mn ना, अपन Mg तो पढ़ते हैं, Mn इज मैंगनीज, Mg इज मैग्नीशियम, और Cr क्या होता है, क्रोमियम। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। एंड लास्ट पेज 76 में देखो जल्दी से दो क्वेश्चन, पेज 76। वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट? नहीं, सोप से कर सकते हैं। झाग आया तो सॉफ्ट, झाग नहीं आया तो हार्ड वाटर, बट सोप डिटर्जेंट तो दोनों में झाग दे देगा। तो डिटर्जेंट से हम हार्ड वाटर की टेस्टिंग नहीं कर सकते, समझ रहे हैं क्या? तो वो नो, वी वोंट बी एबल टू चेक द हार्डनेस ऑफ वाटर बाय यूजिंग, क्योंकि डिटर्जेंट दोनों में ही बढ़िया काम करता है, बढ़िया झाग देगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखो, पीपल यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड टू वॉश क्लोथ। वही जो मैंने उस दिन बताया, वो कुटनी से कुटना, वो हाथ से रगड़ना, वॉशिंग मशीन या ब्रश। तो पीपल यूज वैरायटी ऑफ मेथड्स टू वॉश क्लोथ्स, यूजुअली आफ्टर एडिंग द सोप दे बीट द क्लोथ्स ऑन अ स्टोन। और धोबी घाट में तो ऐसा पटकते हैं, धोबी पछाड़ा है वो, फिर वो डंडा भी यूज नहीं करते ना, वो लंबा कपड़ा रहता है, बड़ा सा पत्थर रहता है, उसमें ऐसा पटकते हैं, ठीक है। तो बीटिंग द क्लोथ्स ऑन अ स्टोन और बीट इट विद अ पैडल, देखो पैडल बोलते हैं उसको, आप लोग बैट बैट बोल रहे थे उसमें। फिर स्क्रब विद अ ब्रश, और द मिक्सचर इज एजिटेटेड इन वॉशिंग मशीन, या फिर हाथ नहीं लिखा है इसमें, हाथ से भी अपन ऐसे एजिटेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्यों करते हैं? व्हाई इज एजिटेशन नेसेसरी टू क्लीन द क्लॉथ? एजिटेशन मतलब उसको ऐसे झटका क्यों दे रहे हो, घुमा घुमा के या कूट कूट के या रगड़ रगड़ के, तो झटका दे रहे हैं ना, ताकि वो ऑयल छूट सके, क्योंकि मिसल तो बन गया है। रिपल्शन हो जाएगा तो ठीक है, अपने आप निकलेगा, नहीं होगा तो आप थोड़ा सा रगड़ोगे तो वो निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? व्हेन द क्लोथ्स वेटेड इन सोप सॉल्यूशन आर एजिटेटेड, the micelle containing oily or grease particle are broken down so that they mix with the water. रगड़ने पे वो निकल के बाहर आ जाएंगे, पानी के साथ मिक्स हो जाएंगे। In this way the dirt particles are removed from the surface of dirty clothes and are washed away. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन ये वाले, दो क्वेश्चन ये वाले, और दो क्वेश्चन ये वाले, ये 6 क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग लिख लेना, ये पीडीएफ में शेयर करता हूं। तो नेक्स्ट क्लास में सिर्फ एक्सरसाइज के 10-15 क्वेश्चन बचे हैं, उसको करके नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर वाइंड अप करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में ही हाफ एन आवर में चैप्टर खत्म करके मैं इलेक्ट्रिसिटी एक बार रिवाइज करवाऊंगा, और कुछ क्वेश्चन शायद आप लोग के बचे हैं ना,